इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंडरी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% श्योर हो जाओ कि ये आएगा ही। और इससे पहले ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और सबसे पहले आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें सेटिंग में जाके। जैसे ही आप यूट्यूब पे एक सेटिंग का बटन है, उस सेटिंग पे जाके आप इसकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आपको जो भी यहाँ लिखा हुआ वो साफ साफ दिख सके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, संयोजी बंध सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं। इस सिद्धांत के आधार पर अष्टफलक या चतुष्फलक या जटिल यौगिकों में धातु लिगेंड की बंध की विवेचना बतानी है। यानी कि जो अष्टफलक या चतुष्फलक हुए इसमें जो धातु लिगेंड हो उनके साथ लिगेंड किस तरीके से बंधे हुए हैं ये बताना है और इसकी सीमाएं बतानी है, ठीक है। तो आंसर में हम सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि ये बंध दिया किसने था। ये जो वीबीटी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजी बंध सिद्धांत किसने दिया था। वैसे ये जो है 11th क्लास और 12th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है टॉपिक, और एमएससी लेवल के एमएससी तक भी ये टॉपिक आपका चलता रहता है। एमएससी में भी और बीएससी में भी ये टॉपिक आपके आता है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसका आंसर में कुछ कुछ मेन पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दिया किसने था, ठीक है। तो हमें एक ये पॉइंट पढ़ना है, यह सिद्धांत पोलिंग ने दिया था, तो ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत दिया किसने था। जो संयोजी बंध सिद्धांत था वो पोलिंग ने दिया था। कब दिया था? 1931 में। यह जटिल यौगिकों में क्या कर रहा है, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की, जो केंद्रीय धातु आयन हो जटिल यौगिकों में, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं वीडियो में, बहुत सारी वीडियो हमने बना चुके हैं कि जटिल यौगिक क्या हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को आप देख सकते हो। तो इसमें बताया कि जटिल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु होकर हैं उनके आयन की सामान्य अवस्था में उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, बंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के बारे में जानकारी देवे है। जो हमारा संयोजी बंध सिद्धांत है ये क्या बताता है, जो भी जटिल यौगिक है इनमें जो केंद्रीय धातु है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, कैसा बंध है इसमें, और ज्यामिति कैसी है तथा चुंबकीय गुण क्या है, इन सब की जानकारी देवे हमें। कौन देवे? संयोजी बंध सिद्धांत। और दिया किसने था? 1931 में पोलिंग ने दिया था। ये हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, इसके कुछ मुख्य जो पॉइंट है हम यहाँ पहला पॉइंट में देख रहे हैं। जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उचित लिगैंडों के साथ सहसंयोजक बंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार खाली कक्षक होते हैं। जो जटिल यौगिक होवे हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके पास क्या है, एक खाली कक्षक होते हैं जो लिगेंड के साथ में क्या बनावे हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ना है, और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये चार्ट भी याद होना चाहिए, ये चार्ट, ठीक है। तो देखो चार्ट में क्या है, उपसंयोजन संख्या 2। जब 2 उपसंयोजन संख्या होगी तो संकरण कौन सा होगा? sp। ज्यामिति कैसी होगी इसकी? एक रेखीय, ठीक है, लीनियर बोल रहे हैं ऐसे हम इंग्लिश में। सब चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा याद आए हैं ये चीज़ें मेरे, क्योंकि मैं डेली जो है इंग्लिश में इन्हें पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, उपसंयोजन संख्या जब 2 होगी तो संकरण होगा sp। ज्यामिति कैसी होगी? एक रेखीय। उदाहरण क्या है? AgNH3 2 पॉजिटिव या AgCN2। देखो यहाँ पे 2 और 2 आ रहा है, इसका मतलब इसकी उपसंयोजन संख्या 2 है, ठीक है। जब उपसंयोजन संख्या 3 होगी तो संकरण कौन सा होगा? sp2। ज्यामिति कैसी होगी? त्रिकोणीय, ठीक है, ट्राइगोनल। जब sp2 संकरण होगा तो ज्यामिति होगी त्रिकोणीय, और इसका एग्जाम्पल है HgI3। देखो I3 आ गया, यही इसकी उपसंयोजन संख्या होगी, ठीक है। जब उपसंयोजन संख्या 4 होगी तो संकरण होगा sp3। कौन सा संकरण होगा? sp3। और ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय, ठीक है। जब 4 होगा तो चतुष्फलकीय, 3 होगा तो त्रिकोणीय, और 2 होगा तो रेखीय। मैं इन चीज़ों को आपको एक जो है खोल के भी समझा सकूँ, पर हमें ज़्यादा यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्या हो तो मैं भी इन चीज़ों को बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, उपसंयोजन संख्या 4 ही हो, संकरण चेंज हो जाएगा, क्या? DsP2। तो संकरण कैसा होगा? DsP2, यानी कि एक तो D कक्षक मिल रहा होगा, एक S कक्षक, और 2 P कक्षक मिलकर एक संकरण करके एक यौगिक बना रहे होंगे। तो ज्यामिति कैसी होगी इसकी? समतल वर्गाकार होगी। कैसी होगी? समतल वर्गाकार। इसका उदाहरण क्या है? Ni निकिल CN4 2 निगेटिव, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जब उपसंयोजन संख्या 6 हो, 6 कितनी? 6। देखो यहाँ 4 थी, सब में चरचरी मिलेगी, और जब 6 होगी तो संकरण आपका हो जाएगा DsP3। कौन सा? DsP3। भीतरी कक्षक अष्टफलकीय कहलाएगा वो। कौन सा? भीतरी कक्षक अष्टफलकीय। तो संकरण देखो इसका क्या है,
अभी बताया हमने D2sp3 ज्यामिति भीतरी कक्षक अष्टफलकीय सहसंयोजन संख्या कितनी है इसकी 6 है। देखो FeCN6 ये इसकी उपसंयोजन संख्या है 6। ये जो लिगेंड के बराबर में लिखा है ना, ये उपसंयोजन संख्या होती है, तो यहाँ पे 6 है। अब उपसंयोजन संख्या 6 भी हो सके दूसरी बार भी, तो संकरण चेंज हो जाएगा। बस ये DsP3 होता, यहाँ हो जाएगा sp3D2। इसमें अंदर का कक्षक भाग लेता है D और इसमें बाहर का D कक्षक भाग लेता है, बस इतना इसमें अंतर है। एग्जाम्पल हमारे पास है FeF6 3 नेगेटिव, ये इसका उदाहरण है। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए और आप एग्ज़ाम की कॉपी जो होगी आप उसमें इस चार्ट को बना देना। अभी हमने क्या पढ़ा है, एक तो ये संयोजी बंध सिद्धांत किसने दिया था, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, और ये चार्ट हमें पढ़ना था। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। देखो यहीं से आ गया था दूसरा पॉइंट भी, ठीक है। तो हम ये कह सकें जी, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो भीतरी D कक्षक या बाहरी D कक्षक उसमें संकरण बनाने में भाग ले सकें। इस पॉइंट में यही लिख रहा है, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या है, ये भी हमें पढ़ना, बस मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा हुआ प्रत्येक लिगेंड के पास, हमें पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में कि जितने भी लिगेंड हैं उनके पास कम से कम एक कक्षक होता है। कितना हुआ है, एक कक्षक, जिसके पास एकाकी लोन पेयर, जिसे हम लोन पेयर बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। क्या होगा, एकाकी लोन पेयर, ठीक है, युग्म होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, लिगेंडों के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के निकट आने पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के खाली संग्रहित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षों के साथ अतिव्यापन करके लिगेंड व धातु के बीच उप संयोजन बंध बनाते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो लिगेंड हो है, लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में क्या करेंगे में, लिगेंड का कक्षक और केंद्रीय धातु परमाणु का कक्षक मिलकर आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन से एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहेंगे उपसंयोजक बंध। कौन सा, उपसंयोजक बंध कहेंगे। अब ये पॉइंट भी हमें याद होना चाहिए, ये पॉइंट मैन है, ये भी याद रखना। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर वो होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ठीक है। और बॉन्ड पेयर में होते हैं, यानी कि बंध युग्म होता है जो बंध बनाने में भाग ले रहा है। ये पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि यदि जटिल यौगिक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा। तो यह पॉइंट भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई जटिल यौगिक है और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका गुण कैसा होगा, अनुचुंबकीय। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो कैसा गुण होगा उसका, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इसका। देखो ये पॉइंट है, जटिल यौगिक के निर्माण में हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम पालन हुआ है, यानी कि हुंड के नियम का पालन हुआ है जटिल यौगिकों के निर्माण में, क्योंकि उनका नियम क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा, तो इसमें भी वही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब लिगेंड प्रबल हो। जब लिगेंड प्रबल होगा तब तक उसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होने का। अब ये पॉइंट इतना महन है इसका कि ये पॉइंट हर किसी को समझ में नहीं आता, अभी देख लेना आप, ठीक है। इस पॉइंट को देखना है कि कितना गहरा पॉइंट है, यार किसी समझ में क्यों नहीं आता, यार कोई समझा क्यों नहीं पाता। अभी हम समझेंगे, क्योंकि देखो यहाँ एक पॉइंट आया अभी, लिगेंड प्रबल हो, तो प्रबल लिगेंड कौन से और दुर्बल लिगेंड कौन से, वे भी हम पता करेंगे, ठीक है। तो हम जाए एक इसका उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि उनने हमें क्या कहा था, उदाहरण देकर बताना था अष्टफलकीय और समतल वर्गाकार और चतुष्फलकीय जटिल यौगिकों को, ठीक है। अष्टफलकीय, समतल वर्गाकार, चतुष्फलकीय जटिल यौगिकों को हमें समझाना। तो हमने एग्जाम्पल लिया पहले, अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में धातु लिगेंड बंध कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम इसमें जब एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जटिल यौगिक कब बनेगा अष्टफलकीय। अभी हम पीछे सारणी सी थी वो उसमें पढ़ के आए हैं, सारणी से में क्या पढ़ गए, अष्टफलकीय कब बनेगा, जब संकरण कैसा होगा आपका D2sp3 या sp3D2 संकरण होगा, तब हमें प्राप्त होगा क्या, अष्टफलकीय जटिल यौगिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया हेक्सा एमीन कोबाल्ट आयन। हेक्सा एमीन कोबाल्ट आयन, ये इसका फॉर्मूला है CONH3 का 6, ठीक है, और इसका 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट आयन लिया हमने, देखो हेक्सा का मतलब 6, एमीन का मतलब NH3, कोबाल्ट का मतलब CO, और यहाँ पे स्टॉक में क्या लिख रहा था 3, यानी कि 3 पॉजिटिव लिख देंगे। कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ से प्लस के 3 है। अब इसमें बताया गया इस जटिल आयन में कोबाल्ट CO 3 पॉजिटिव आयन के रूप में उपस्थित है, यानी कि कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं अपने। अब कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक हो वो क्या है, 27 हो गया, यानी कि 27 इलेक्ट्रॉन हो गए।
लेकिन इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पे कितने बच जाएंगे, इसके बच जाएंगे आपके 24। ठीक है, अब 27 का तो ऐसा होगा 2 6 2 6 2 6 7 2 ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 24 बचेगा, तो 24 में 2 तो ये चले गए। ठीक है, और एक यहाँ से चलेगा, क्या बचेगा, यहाँ से केवल 6 बचेगा। यानी कि जो लास्ट का कक्षक है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे, कितने, 6 3D में। अब ये 3D 6 आएगा। जब इसे आप कक्षक भरोगे तो 3D ये भर दिया हमने 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके लिए हम आगे के 2 कक्षक खोल ले हुए हैं, 3D 4S और 4P। ये भी हमें साथ में लेना पड़ेगा, खाली भले ही हो। तो 3D के आगे क्या आ गया, 4S और 4P। अब इसमें हमने क्या करा, अब इसमें जब 6 NH3 के अणु CO3 आयन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CONH3 6 3 पॉजिटिव। देखो खाली कक्षक कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 NH3 जुड़ रहे कितने, 6। अब वे 6 कैसे जुड़ेंगे, अब आप देख लो। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जो अब आप इसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो है जो NH3 है आपका क्या है, एक परबल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, परबल लिगेंड। याद रखना इस बात को, NH3 कैसा है, परबल लिगेंड। हमेशा एक बात याद रखना, जितने भी उदासीन लिगेंड है सब परबल हो गए। जैसे H2O NH3 ये क्या है, उदासीन है लेकिन परबल लिगेंड हो गए। ठीक है, अब जो NH3 है, NH3 इस पर इफेक्ट डाल देगा इस वाले कक्षक पे, क्योंकि परबल लिगेंड है ना, तो इन सारों को धकेल देगा। तो ये इस दोनों में आ जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे इन 3 कक्षक में आ जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने खाली हो जाएंगे फिर, यहाँ पे 2 खाली यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 कक्षक खाली हो गए। तो जो NH3 है हमारे पास 6, वे 6 NH3 इनमें ही आके आ जाएंगे। ठीक है, 6 आप यहाँ देख लो, ये क्या लिख रहा है, CONH3 6 3 पॉजिटिव। कैसे बनेगा, 3D है ये 3D होगा। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षक में ही भर गए, देखो इकट्ठे हो गए एक साथ। क्यों हुए, क्योंकि NH3 जो लिगेंड है, परबल लिगेंड है, इन इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठे कर देगा। अब जो NH3 है हमारे कितने थे, 6, एक इस कक्षक में, एक इस कक्षक में 2, एक यहाँ 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो 6 NH3 हमारे ऐसे जुड़ गए। अब संकरण कौन सा बना, देखो D के कितने कक्षक हैं, 2 तो D के D2, एक S का S, 3 P के P3। तो संकरण बना यहाँ से D2sp3 संकरण। अब हम इसका जो आकार है कैसे लिखेंगे, संरचना, हम इसकी संरचना ऐसा करेंगे, कोबाल्ट था बीच में कोबाल्ट लिख लेंगे। ठीक है, NH3 के 6 थे तो 4 ऐसे कोने पे लिख लेंगे और एक ऐसे लिख देंगे एक्जिटोरियल पे। ठीक है, तो इस तो हमें जो है सारा क्वेश्चन पढ़ने की, जो इसका सारा आंसर है, सारी लाइन ना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा बहुत हम इसके बारे में मेन पॉइंट पढ़ देते हैं। तो हमने ये संरचना बता दी। ये संरचना किसकी थी, ये संरचना है थी आपकी अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय वाली संरचना थी। अब अष्टफलकीय की हमने संरचना पढ़ ली। उसने हमें एक और कहा था, समतल वर्गाकार जटिल यौगिक में धातु लिगेंड बंध कैसे बनेगा वो बताना। एक तो ये बंध बना दिया हमने, अष्टफलकीय में दिखा दिया। अब समतल वर्गाकार में दिखाएंगे। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया टेट्रासाइनोनिकेल। ठीक है, टेट्रासाइनोनिकेलेट आयन, क्योंकि जो समतल वर्ग होता है वो हमने अभी एक चार्ट पढ़ा था, उस समतल वर्ग में जो उपसंयोजन संख्या हुआ है 4 हुआ है और जो संकरण हुआ है वो कौन सा हुआ है, DsP2। अभी चार्ट था ना वो पीछे, वो चार्ट आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, DsP2। ठीक है, समतल वर्गाकार का। इसका एग्जाम्पल हमने लिया NiCN4 2 निगेटिव। अब 2 निगेटिव लग रहे, इसका मतलब जो निकिल है आपका, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 हो गया, 2 निगेटिव, तो इसकी जो निकिल की ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी 2 पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि निकिल ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अपनी, 2 पॉजिटिव बना लिया इसने आयन। तो 28 में से 2 चले गए, 26 बच गए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसा होगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8, ऐसे 28 हो जाएंगे। ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये आपका 2p6 है, ये आपका 3s2 है, ये 3p6 है और ये 3d8। यानी कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है आपके, ये आपका 3D है। ठीक है, तो देखो D में 8 इलेक्ट्रॉन थे, भर दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हो गए इसी में। पहले एक का भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद हम 3D के बाद जो और आगे कक्षों को उन्हें भी लिख रहे हैं, 4s भी लेंगे, 4p भी ले लिया हमने। ठीक है, अब CN, उसके साथ लिगेंड कौन सा था, CN कैसा लिगेंड है, एक परबल लिगेंड है। कैसा है, परबल लिगेंड। देखो यहाँ पे लिखा, जब 4 CN आयन Ni2 पॉजिटिव आयन के साथ क्रिया करेंगे तो NiCN4 2 निगेटिव जटिल आयन बनता है। तो
परबल लिगेंड, ये जो कौन सा परबल लिगेंड है, CN कौन सा लिगेंड है, परबल। परबल लिगेंड क्या कर है, ये जो इलेक्ट्रॉन हो ना इन्हें इकट्ठे कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। देख लो चाहे एग्जाम्पल है मेरा NiCN4 2 निगेटिव। अब यहाँ पे CN क्या है, साइनाइड, ये कौन सा लिगेंड है, परबल लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर देगा। इकट्ठे होने पे क्या हो जाएगा, 4 तो भर गए अपने ही इलेक्ट्रॉन से, एक खाली होगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक ये 2 3, क्योंकि हमारे पास CN के कितने हैं, 4, तो एक CN यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो संकरण कौन सा बना, इन्होंने मिलकर दोनों ने, निकिल का कौन सा था भाई, निकिल का तो था एक D, ठीक है, और एक S, DS, और ये क्या है PK2, तो संकरण कौन सा बना DsP2, क्योंकि एक D में भरे गया CN, एक S में भरे गया, तो DS, और 2 P में भरे गया, तो DsP2 संकरण होगा। कैसा होगा रियो, चुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, यो प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों, क्योंकि देखो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये युग्मित हैं। कैसे हैं सारे के सारे युग्मित। और संकरण कौन सा है, वो जो इसकी संरचना है कौन सी है, समतल वर्गाकार बनेगी। कौन सी, समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार क्यों बनेगी, क्योंकि उपसंयोजन संख्या यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब जब समतल वर्गाकार ऐसा हो गया, देखो Ni निकल यहाँ लिख देंगे, CN 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 CN, ये होगी कौन सी संरचना, समतल वर्गाकार। तो हमें बस यही 2 ही पढ़ने की जरूरत है। अगर हमने ये भी पढ़ लिया तो इनके बारे में ही हम वहाँ पे लिख सकते हैं, और इस पे ही हमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर हमने इतना भी लिख दिया। अब हम इसके बढ़ते हैं संयोजी बंध के सिद्धांत की सीमाएं, क्योंकि 2-4 हमें इसकी सीमाएं भी पढ़ लेनी चाहिए। इसकी सीमा में हम 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे मैन से। नंबर 1 तो हम ये पढ़ लेंगे, जटिल यौगिकों के स्पेक्ट्रा को स्पष्ट नहीं करता, यानी कि जो जटिल यौगिकों में होता है स्पेक्ट्रा, उसको स्पष्ट नहीं करता कौन, संयोजी बंध सिद्धांत। अब एक पॉइंट ये भी पढ़ लेंगे, यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता कि कोई 4 उपसंयोजन संख्या, यानी कि अगर किसी यौगिक के पास 4 उपसंयोजन संख्या है तो वह क्या चतुष्फलकीय होगा या समतल, क्योंकि ये 4 उपसंयोजन संख्या वाले चतुष्फलकीय भी हुए और समतल भी हुए। आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया संयोजी बंध सिद्धांत। तो इस वीडियो में हमने बस इतना ही जाना कि संयोजी बंध सिद्धांत क्या है और इसकी सीमाएं क्या क्या है, और इसमें समतल और अष्टफलकीय कैसे संरचना बनेगी वो भी हमने आपको इसमें बता दिया। और नई वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक बताएंगे, अच्छा, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट रहेगा तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें एक बार, और फिर अपने ही सोल्ड पेपर में से इन चीज़ों को नोट करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, ताकि आपकी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। धन्यवाद।